ना शोर ना हंगामा, बात होगी खबर की, ना इधर की ना उधर की। शाम 7 बजे सिर्फ बात पते की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति दहिया और सबसे पहले एक नजर आज के टॉप 4 पर। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड मामले में समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर किए जाने की आशंका जताई है। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में अब ईडी ने तिहाड़ जेल पहुंचकर आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया से पूछताछ की। लैंड फॉर जॉब घोटाले में सीबीआई ने दिल्ली में लालू प्रसाद यादव से करीब 5 घंटे तक सवाल जवाब किए और पाकिस्तान में लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी में होली खेल रहे हिंदू छात्रों पर वहां के मुस्लिम छात्रों ने हमला कर दिया, जिसमें 15 हिंदू छात्र बुरी तरह घायल हुए हैं। प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या के बाद से ही माफिया अतीक अहमद के 2 नाबालिग बेटे गायब हैं। यूपी पुलिस कह रही है कि दोनों बाल सुधार गृह में हैं, जबकि अतीक अहमद की पत्नी का दावा है कि उसके दोनों बेटे वहां नहीं हैं। जिसके बाद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने अपने लापता बेटे एहजम और आबान को खोजने के लिए सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अर्जी में शाइस्ता परवीन ने दावा किया है कि उसके दोनों बेटे खुलदाबाद बाल सुधार गृह में नहीं हैं। शाइस्ता की अर्जी पर कोर्ट ने पुलिस और बाल सुधार गृह से रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में 10 मार्च को अगली सुनवाई होगी। सच्चाई का पता लगाने के लिए जी मीडिया की टीम खुलदाबाद बाल सुधार गृह पहुंची, लेकिन वहां के स्टाफ सवालों से भागते नजर आए। आपका समय लेना चाहें? मुझे बैठने नहीं दोगे। क्या जो सवाल उठ रहे हैं अतीक अहमद के जो दोनों लड़के हैं यहाँ पर मौजूद, आप जाइए, मेरे पास कोई सवाल नहीं। खुलदाबाद बाल सुधार गृह में कोई भी एहजम और आबान के बारे में बात करने को तैयार नहीं है। ऐसे में दोनों कहां हैं, इसको लेकर सस्पेंस गहराता जा रहा है। एक तरफ जहां शाइस्ता परवीन अपने बेटों के लिए परेशान दिखी, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने अतीक अहमद के एक नाबालिग बेटे के एनकाउंटर की आशंका जताई। वो सैफई में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। जहां प्रयागराज हत्याकांड की चर्चा करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने अतीक के 2 बेटों एहजम और आबान की चर्चा की। उन्होंने आशंका जताई कि अतीक के 2 नाबालिग बेटों में से एक की हत्या हो सकती है। अभी तो अतीक के लड़के को पकड़ ले गए पहले ही दिन, 2 लड़कों पढ़ने वाले, उनमें से एक की हत्या हो जाएगी एक आदमी। राम गोपाल यादव ने कहा कि प्रयागराज हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस पकड़ नहीं पा रही है और उन पर दबाव है कि किसी को भी पकड़कर मार डालो। जब असल आरोपी नहीं मिल रहे हैं तो दबाव ऊपर से है कि मारो, तो जो पकड़ में आ जाएगा उसे मारें। राम गोपाल यादव ने यूपी पुलिस के एनकाउंटर पर भी सवाल खड़े किए और प्रयागराज हत्याकांड में यूपी पुलिस की कार्रवाई पर बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने भी सवाल उठाए। उन्होंने राज्य में दूसरा विकास दुबे कांड होने की आशंका जताई। इसके लिए बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने 2 ट्वीट किए और लिखा कि यूपी में कानून राज के प्रति जनता में संदेह है। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा कि प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद इस संबंध में काफी आपाधापी में अब तक की गई पुलिस कार्रवाई जो जनता के सामने आई है, उससे लोगों में यूपी में कानून के राज के प्रति भारी संदेह है कि क्या सरकार अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए दूसरा विकास दुबे कांड करेगी। प्रयागराज कांड में हो रहे एनकाउंटर पर भी मायावती ने सवाल उठाए। उन्होंने एक ट्वीट कर लिखा कि वैसे पुराने राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की दिन दहाड़े हुई हत्या को लेकर यूपी सरकार खासकर कानून व्यवस्था को लेकर काफी तनाव और दबाव में है, लेकिन पूरा देश देख रहा है कि क्या सरकार कानून द्वारा कानून के राज पर अमल करेगी या अपराधियों को सड़क पर समाप्त करके अपराध रोकेगी। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद आरोपी शाइस्ता परवीन बहुजन समाज पार्टी की ही नेता है। इलाहाबाद की राजनीति में राजू पाल हत्याकांड का गवाह उमेश पाल इलाके के माफिया अतीक अहमद के वर्चस्व को चुनौती दे रहा था। इसके अलावा भी यूपी पुलिस ने अपनी जांच में चौंकाने वाले कई खुलासे किए हैं, जिसके मुताबिक उमेश पाल ने अतीक अहमद से 5 करोड़ रुपए लिए थे। सूत्रों के मुताबिक ये रुपए कोर्ट में अतीक के खिलाफ अपनी पैरवी को कमजोर करने के बदले लिए गए थे, लेकिन पैसे लेने के बावजूद उमेश ने अतीक को धोखा देना शुरू कर दिया था। इसी बात से अतीक अहमद उमेश पाल से नाराज था। इतना ही नहीं, उमेश पाल अतीक के वर्चस्व को चुनौती देने लगा था। वो अतीक गैंग से जुड़े लोगों की कई विवादित जमीन के सौदे भी कर रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक के गुजरात के साबरमती जेल जाने के बाद उमेश ने कई बेशकीमती जमीनों के सौदे किए। पुलिस प्रशासन में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर कब्जा कर लिया। विवादित जमीनों के मामले में हस्तक्षेप करना अतीत गैंग को रास नहीं आया और अपने वर्चस्व को बरकरार रखने के लिए अतीक ने उमेश पाल को ठिकाने लगाने की साजिश रची।
कहा जा रहा है कि उमेश पाल की हत्या को अंजाम देने के बाद शूटर्स उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से पश्चिम बंगाल भाग गए। लिहाजा अब हत्यारों की तलाश में यूपी पुलिस की कई टीम कोलकाता पहुंच गई है और कोलकाता में उमेश पाल के हत्यारों की तलाश तेज कर दी गई है। आशंका जताई जा रही है कि प्रयागराज हत्याकांड के शूटर्स कोलकाता के यार्ड इलाके में छिपे हो सकते हैं। अतीक अहमद के बेटे असद और गुड्डू मुस्लिम के भी कोलकाता में ही छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। लिहाजा कोलकाता गई यूपी पुलिस और एसटीएफ की 5 टीम उन्हें कोलकाता के यार्ड इलाके में तलाश रही हैं। हालांकि कोलकाता में छिपे शूटर्स लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। यूपी पुलिस के मुताबिक कोलकाता के स्थानीय माफिया ने उमेश पाल के हत्यारों को संरक्षण दे रखा है, इसलिए यूपी पुलिस हत्यारों की तलाश में बंगाल पुलिस की भी मदद ले रही है। प्रयागराज हत्याकांड के संदिग्धों को पकड़ने के लिए 17 टीमों का गठन किया गया है और सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के बाद माफिया अतीक अहमद का बेटा असद लखनऊ में छिपा था। इसके बावजूद यूपी पुलिस उसको ट्रेस नहीं कर पाई थी। इसको लेकर यूपी पुलिस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि प्रयागराज हत्याकांड के बाद माफिया अतीक अहमद के बेटे असद ने लखनऊ में रात गुजारी थी। सूत्रों के मुताबिक असद लखनऊ में पुलिस महकमे के एक बड़े रिटायर्ड ऑफिसर के घर छिपा था। उसने 25 फरवरी की रात में लखनऊ छोड़ा था। रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर की अतीक के बेहद करीबियों में गिनती होती थी। असद ने रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के बेटे के साथ पढ़ाई भी की थी। हालांकि रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर ने अतीक के बेटे को शरण देने से इनकार किया है। यूपी एसटीएफ ने असद से जुड़े आधा दर्जन लोगों को पूछताछ के लिए उठाया है। कई सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद प्रयागराज हत्याकांड को लेकर यूपी एसटीएफ के हाथ कई अहम सबूत लगे हैं, जिसके बाद उमेश पाल की हत्या को लेकर कई और खुलासे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक 9mm पिस्टल, स्प्रिंगफील्ड राइफल और देसी बमों का इस्तेमाल इस हत्याकांड में किया गया था। हमलावरों ने वारदात को अंजाम देने से पहले अतीक गैंग ने इसकी पूरी योजना तैयार की थी। यहाँ तक कि हमले की रिहर्सल भी की गई थी। शूटआउट के लिए प्लान ए, बी और सी बना था। अतीक का बेटा असद उमेश पाल हत्याकांड को लीड कर रहा था। अतीक अहमद के बेटे असद की हत्याकांड में सीधे शामिल नहीं होने की योजना थी। असद को कार में बैठकर शूटआउट पर नजर रखनी थी, लेकिन उमेश पाल जब 2 गोलियां लगने के बाद भी उठकर गली में भागा तो असद गाड़ी से उतरकर फायर करने लगा। अतीक अहमद के साथ योगी सरकार का बुलडोजर माफिया मुख्तार अंसारी के करीबियों पर भी चल रहा है। इसी कड़ी में यूपी के बांदा में मुख्तार के करीबी 2 ठेकेदारों के घर पर भी बुलडोजर कार्रवाई की गई। दोनों ठेकेदारों को यूपी एसटीएफ ने हाल ही में पूछताछ के लिए उठाया था और आज बांदा में ठेकेदार इफ्तिकार खान और रफीक उस्मत के घरों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। सबसे पहले खाई पार निवासी ठेकेदार इफ्तिकार खान के घर पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। घर के लोगों को बाहर निकालकर मेन गेट और उसके बगल से लगी दुकान और मकान का छज्जा ढहा दिया गया। प्रशासन का कहना था कि मकान के आगे निकला छज्जा अवैध था, इसलिए उसे ध्वस्त किया गया। छज्जे से लगी एक दीवार भी गिराई गई। बुलडोजर की कार्रवाई से पहले मुनादी भी करवाई गई। इसके बाद प्रशासन का कारवां दूसरे ठेकेदार रफीक उस्मत के ईदगाह स्थित मकान पर पहुंचा। यहाँ मकान का निर्माण कार्य चल रहा था। इस मकान में भी छज्जे का निर्माण अवैध पाया गया। इस वजह से मकान का छज्जा, दीवार और गेट तोड़ दिए गए। इसी क्रम में इनके पुराने मकान पर भी कार्रवाई की गई है। रफीक उस्मत के घर से 7 लाख कैश बरामद हुआ, जबकि दोनों ठेकेदारों के घर से हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए। और यूपी में योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद 178 अपराधी मारे जा चुके हैं। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में मार्च 2017 से अब तक 178 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए। यूपी पुलिस के मुताबिक पिछले 6 सालों में मुठभेड़ के बाद 23,000 से ज्यादा अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं और इन एनकाउंटर में 15 पुलिस कर्मियों की जान भी गई। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में जांच की मांग तेज हो गई है। चंडीगढ़ विधानसभा के बाहर सिद्धू मूसेवाला के परिवार ने धरना दिया। इस दौरान मूसेवाला के पिता ने हत्या की सीबीआई जांच की मांग की। हिमाचल के सोलन में तेज रफ्तार की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया। धर्मपुर इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने 9 लोगों को रौंद दिया। कार की चपेट में आए 9 लोगों में 5 की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर वुमेन्स प्रीमियर लीग को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। 8 मार्च को होने वाले WPL के मैच के लिए सभी की फ्री एंट्री होगी। बुधवार को गुजरात जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच मुंबई के ब्रबॉर्न स्टेडियम में मुकाबला होगा। वहीं पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार की एक नई तस्वीर सामने आई। एक कट्टरपंथी इस्लामी छात्र संगठन को हिंदू छात्रों का होली खेलना इतना चुभा कि उससे जुड़े स्टूडेंट्स ने उन पर हमला बोल दिया। दरअसल पंजाब यूनिवर्सिटी में 30 हिंदू छात्र होली मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन तभी लाठी डंडों से लैस इस्लामी जमियत तुलबा के छात्रों ने होली मना रहे हिंदू स्टूडेंट्स की पिटाई शुरू कर दी। पुलिस की मौजूदगी में कट्टरपंथी छात्र संगठन से जुड़े युवकों ने हिंदू छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। जबकि जानकारी के मुताबिक 15 हिंदू छात्र बुरी तरह जख्मी हो गए। हालांकि इस दौरान हिंदू छात्र ये बताते भी दिखे कैसे पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर जुल्म किया जाता है। मिनोरिटी वाले बच्चों को मार रहे हैं, सिक्योरिटी वाले कुछ किसी भी शागिर्द के हक नहीं है उसे हाथ उठाए। शागिर्दों पे हाथ उठाए जा रहे हैं, उन्हें बच्चन मारे जा रहे हैं। ये इंसानियत है, ये तरीका है, ये तरीका है। वैसे इमरान खान से लेकर शहबाज शरीफ तक पाकिस्तान का हर वजीर आजम कहता है कि उसके मुल्क में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की जाती है, लेकिन जिस तरह होली मना रहे हिंदू छात्रों की पिटाई हुई, उसने पाकिस्तान के हुक्मरानों के दावों की पोल खोल दी। यही नहीं, पंजाब यूनिवर्सिटी में खुद पर हुए हमले के विरोध में जब हिंदू छात्र कुलपति के ऑफिस के बाहर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए जमा हुए, तो उस दौरान यूनिवर्सिटी के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें डंडों से पीटा। वाइस चांसलर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी जो है, उनके दफ्तर के सामने उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहा और उस एहतजाज पर भी, जो कि मुकम्मल तौर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट था, उस पर कर्नल उबैद की सरबराही में वहां के गार्ड्स ने हमला किया और कई तलबा को जख्मी करने के बाद और 3-4 तलबा को अबडक्ट किया। वहीं पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता खुर्रम शहजाद ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने लॉ कॉलेज में होली मनाने की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन सवाल ये है कि अगर होली मनाने की इजाजत नहीं थी तो क्या इससे कट्टरपंथियों को हिंदू छात्रों पर हमले का अधिकार मिल जाता है? और दूसरा सवाल ये कि यूनिवर्सिटी में होली मनाने पर पाबंदी क्यों? पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना मामले में जारी अरेस्ट वारंट को इस्लामाबाद कोर्ट ने रद्द करने से इनकार कर दिया, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान की लीगल टीम से पूछा कि वो अदालत में कब हाजिर होंगे। यही नहीं, कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि इमरान कोर्ट के सामने पेश होना ही नहीं चाहते। यही नहीं, ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान की अदालतों से अपील की कि वो बाकी नेताओं की ही तरह इमरान के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का हुक्म दे, उन्हें छूट न दे। पाकिस्तान की सरकार इमरान खान को जेल भेजने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो वहीं इमरान खान सजा से बचने के लिए हर तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। पाकिस्तान के न्यूज एंकर कामरान खान ने दावा किया कि जेल जाने से बचने के लिए इमरान खान ने सेना प्रमुख आसिम मुनीर का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने बताया कि इमरान खान ने आसिम मुनीर से मिलने का वक्त मांगा था। मुनीर से मुलाकात के लिए इमरान ने राष्ट्रपति आरिफ अलवी से पैरवी की थी, जिसके बाद आरिफ अलवी ने आसिम मुनीर से इस मामले में बात की, लेकिन सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने इमरान से न मिलने का फैसला किया। आसिम मुनीर ने राजनीतिक मामलों से दूर रहने का हवाला देते हुए इनकार कर दिया। हालांकि इमरान के करीबी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के नेता फवाद चौधरी ने न्यूज एंकर कामरान खान के इस दावे को गलत बताया। उन्होंने ट्वीट किया कि इमरान खान ने आसिम मुनीर से मिलने की कभी दरख्वास्त नहीं की। और इस वक्त पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा उसका रुख करते हैं। पाकिस्तान की कोर्ट ने इमरान खान को बड़ी राहत देते हुए गिरफ्तारी वारंट रद्द कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को सेशंस कोर्ट में 13 मार्च तक कोर्ट में हाजिरी लगाने का आदेश दिया है। वहीं इमरान के वकीलों ने 4 हफ्ते का वक्त मांगा है। तो इस वक्त ये बड़ी राहत मिली है इमरान खान को। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का मौजूदा गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने पूरी दुनिया के सामने मजाक उड़ाया। राणा सनाउल्लाह ने इमरान खान को डरपोक और कायर नेता बताया। दरअसल राणा सनाउल्लाह मीडिया से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि इमरान खान गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने घर की दीवार फांदकर भाग खड़े हुए। टीम कल लाहौर में गई थी, वहाँ पे
वो वारंट लेके, तो उसके ऊपर उन्होंने बड़ा ड्रामा किया। पहले तो वहाँ से सुना है कि वो कोई दीवार फलांग के कहीं हमसाए के या किसी और घर में दाखिल हो गया और उन्होंने कहा यहाँ तो है ही नहीं वो, आप बेशक इसको सर्च कर लें, वो घर में ज़ुबान पाक में नहीं है। राणा सनाउल्लाह ने बताया कि रविवार को पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने नहीं बल्कि उन्हें अदालत में पेश करने के लिए ले जाने गई थी। पुलिस जो गई है वो इस मकसद के लिए गई है कि उन्हें अदालत के हुक्म से आगाह किया जाए, और अगर वो खुद कहें कि जी ठीक है अदालत का हुक्म है, मैं मदीना की रियासत हूँ, मैं कानून के ताबे हूँ, तो आए चलें, ठीक है मैं आपके साथ चलता हूँ, मुझे जाके अदालत में पेश कर दें। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने इमरान को ड्रामेबाज नेता करार दिया। तो वो ड्रामे जो है वो क्योंकि उनका ये एक वतीरा बन गया है कि वो हर चीज़ को ड्रामेटाइज करते हैं और हर बात के ऊपर जो है ना इस किस्म के ड्रामे जो है वो शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री ने इमरान खान पर सरकारी जमीन हड़पने का आरोप भी लगाया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि कैसे इमरान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी ने पाकिस्तान की आवाम को चूना लगाया। यही नहीं, राणा सनाउल्लाह ने इमरान खान को बेशर्म नेता बताते हुए इस पूरे घपले की कहानी भी बताई। 5 अरब रुपए की 400-450 कनाल अराजी जो है वो अल कादर ट्रस्ट के नाम रजिस्टर्ड करवाई, और अल कादर ट्रस्ट में सिर्फ 2 ट्रस्टी हैं, एक इमरान खान साहब खुद हैं और एक उनकी अहलिया मोहतरमा है। राणा सनाउल्लाह ने इमरान खान पर 250 कनाल जमीन अवैध तरीके से बुशरा बीबी की सहेली फराह को देने का आरोप भी लगाया। 250 कनाल जो है वो फराह गोगी के नाम है। अब फराह गोगी जो है उसका नाम दर्ज था प्राइम मिनिस्टर हाउस में एज फैमिली मेंबर, उसके जाने आने के ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं थी। सनाउल्लाह ने इस बात का भी खुलासा किया कि बुशरा बीबी की सहेली फराह इमरान खान की काली कमाई को विदेशी बैंकों में जमा कर रही थी। जिस वक्त ये सारा जो है ये मातम कर रहा था, जाली मातम, उस वक्त वो फराह गोगी जो इसकी फ्रंटमैन है वो अरबों रुपए जो है वो बाहर मुंतकिल कर रही थी। वो बाकायदा डेटें आ गई हैं, उन डेट्स के साथ जो है वो ट्रांजैक्शंस हैं। और यहाँ मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में होली की धूम मची है। ब्रजधाम में होली का उत्सव मनाया जा रहा है, जिसके लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु बांके बिहारी मंदिर पहुंचे। मथुरा में कहीं फूलों की होली खेली गई तो कहीं रंगों की फुहार दिखाई दी। रंगों के पर्व पर मंदिरों से लेकर वृंदावन की कुंज गलियों तक अबीर गुलाल बिखरा दिखाई दिया। जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर पर होली का त्योहार मनाया गया। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में बीएसएफ के जवानों ने एक दूसरे को रंग लगाया। इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ की महिला सैनिकों ने भी जमकर होली खेली। अमृतसर में दुर्गियाना तीर्थ मंदिर में जोर शोर से रंगोत्सव मनाया गया। होली के जश्न में बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी भी शामिल हुए। होली के मौके पर मंदिर में विशेष कीर्तन का आयोजन हुआ। भक्ति के रंग में रंगे श्रद्धालुओं ने मंदिर में जमकर गुलाल उड़ाया। होली के पर्व पर दुर्गियाना मंदिर में रथ यात्रा भी निकाली गई। जैसलमेर में सरहद की सुरक्षा में तैनात जवानों ने होली खेली। भारत पाकिस्तान सीमा पर होली उत्सव में बीएसएफ के जवान रंगों में सराबोर दिखाई दिए और इस दौरान रंगों की फुहार के बीच बॉर्डर पर भारत माता की जय के नारे भी गूंज उठे। कोलकाता में इस्कॉन मंदिर में जोर शोर से होली का उत्सव मनाया गया। इस्कॉन मंदिर में होली के जश्न में श्रद्धालु झूमते दिखाई दिए। इस दौरान वहां ढोल यात्रा भी हुई, जिसमें मृदंग की धुन के संग श्री कृष्ण भगवान के नाम का जाप हो रहा था और रंगों की बौछार की गई। और इस वक्त बांग्लादेश की राजधानी ढाका से एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर गुलिस्तान इलाके में एक ब्लास्ट की अपडेट सामने आई है। बताया जा रहा है कि ढाका के गुलिस्तान इलाके में ब्लास्ट हुआ है और इस ब्लास्ट में 16 लोगों की मौत की खबर है। साथ ही ब्लास्ट में 100 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं और इस वक्त जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मौके पर राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। हालांकि ब्लास्ट होने के पीछे क्या कारण रहा, स्पष्ट तौर पर इसके चलते कोई खबर सामने नहीं आई है। फिलहाल इलाके में राहत और बचाव का काम जोरों से चलाया जा रहा है। 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई है। साथ ही 16 लोगों के मरने की इस वक्त पुष्टि हो चुकी है इस धमाके के चलते। बांग्लादेश के ढाका में
इस ब्लास्ट की खबर अब से करीब आधा घंटा पहले आई। ब्लास्ट में बताया जा रहा है कि 16 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर भी है। लेकिन ब्लास्ट के पीछे क्या कारण रहा और क्या ये आतंकी वारदात है, इस बारे में स्पष्ट रूप से अभी तक बांग्लादेश की तरफ से कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है और ना ही कोई स्पष्ट खबर सामने आई है। लेकिन ब्लास्ट के बाद इलाके में काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा नजर आ रही है और ट्रैफिक जैम की खबरें भी आ रही हैं। यहाँ मध्य प्रदेश के रतलाम में आयोजित जूनियर बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इस प्रतियोगिता के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं, जिसमें कई महिला बॉडी बिल्डर बिकिनी पहने दिखी, जबकि मंच पर भगवान हनुमान की प्रतिमा भी मौजूद थी। जूनियर बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में शामिल महिला बॉडी बिल्डर्स ने मंच पर भगवान हनुमान की तस्वीर के सामने पोज दिए थे। ये बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता 4 और 5 मार्च को आयोजित की गई थी। बिकिनी में महिला बॉडी बिल्डर्स के हनुमान जी के सामने पोज देने पर सवाल उठाया जा रहा है। कार्यक्रम की आयोजन समिति में रतलाम शहर के बीजेपी महापौर प्रहलाद पटेल, जबकि संरक्षक विधायक चैतन्य कश्यप शामिल थे और इसलिए भी प्रतियोगिता पर सवाल उठाया जा रहा है। रतलाम में भगवान हनुमान के सामने महिलाओं के प्रदर्शन को कांग्रेस ने धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाला बताया। जिस जगह पर बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, उस जगह का कांग्रेस नेताओं ने शुद्धिकरण किया। इसके लिए रतलाम में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता वाली जगह पर गंगा जल का छिड़काव किया गया। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि वो जगह का शुद्धिकरण कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध में हनुमान चालीसा का भी पाठ किया। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने आरोप लगाया है कि रतलाम में बीजेपी के कार्यक्रम में बजरंग बली का अपमान किया गया। हमारे बस यही मांग है कि माफी मांगनी चाहिए और जो महिलाओं के द्वारा प्रदर्शन किया गया हम उसके खिलाफ नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने भगवान बजरंग बली की प्रतिमा के सामने सनातन धर्म और संस्कृति का मजाक उड़ाया। बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से सोशल मीडिया पर किए जा रहे कमेंट्स से बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गए और मामले को लेकर रतलाम के औद्योगिक क्षेत्र थाने पहुंच गए, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रतलाम के औद्योगिक क्षेत्र थाने के गेट पर ताला लगाने की कोशिश भी की। बीजेपी कार्यकर्ता बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी मामले में केस दर्ज करने की मांग कर रहे थे। इसमें कुछ एक सोशल मीडिया पोस्ट थी, उसको लेकर के उनकी आपत्ति थी, जिसके संबंध में उन्होंने एक लिखित में आवेदन भी दिया है और कार्रवाई की मांग की है। इसको लेकर रविवार को आधी रात बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। इस हंगामे के बाद पुलिस ने बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं और पार्षद विशाल शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। और मध्य प्रदेश के नीमच में कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने गोहत्या और मुसलमानों के बारे में बड़ा बयान दिया, जो चर्चा का विषय बन गया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये गलत धारणा है कि गोहत्या मुसलमान कराते हैं और इसके लिए दिग्विजय सिंह ने बकायदा कुरान और हदीस का हवाला देते हुए कहा कि कुरान में गाय के दूध को सबसे सेहतमंद बताया गया है और ये भी लिखा है कि गो हत्या नहीं होनी चाहिए। बड़ी गलत धारणा है कि गौ हत्या मुसलमान करते हैं। कुरान में भी ये लिखा हुआ है कि गौ हत्या नहीं होना चाहिए। इस बात को आप लोग मानेंगे नहीं क्योंकि आपका एक विचारधारा अलग है। दिग्विजय सिंह वहां एक अस्पताल के उद्घाटन के मौके पर पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ मंच पर बीजेपी सांसद सुधीर गुप्ता और बीजेपी विधायक दिलीप सिंह परिहार भी मौजूद थे। दिग्विजय सिंह जब ये बयान दे रहे थे तो वो बार बार बीजेपी नेताओं की तरफ इशारा करके अपनी बात को मजबूती से रखने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने ईसा मसीह की कई बातों का जिक्र करते हुए बीजेपी नेताओं पर तंज कसा। की बात हमारे माननीय विधायक जी ने कही है, लेकिन उसका पालन भी होना चाहिए। दिग्विजय सिंह के बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। 47 की आजादी के बाद भरा पड़ा है कि गाय को मुसलमान काटता है, क्यों बोले यहाँ पर? हमने तो नहीं बोला ऐसा कभी। मैं समझता हूँ अंदर के पाप, इसमें पवित्रता की गंगा डुबकियां लगाओ, आओ असली नर्मदा परिक्रमा लगाओ।
दिग्विजय सिंह इससे पहले भी अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं और इस बार फिर उन्होंने गोहत्या और मुसलमानों पर बयान देकर एक विचारधारा पर सवाल खड़े करने की कोशिश की, जिस पर सियासत तेज हो गई है। दिल्ली में एक युवक ने नाबालिग लड़की को उसके घर में घुसकर गोली मार दी। गनीमत ये रही कि पीड़िता को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जिसके कारण नाबालिग की जान बच गई। हालांकि अभी भी पीड़िता का इलाज दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में जारी है। दूसरी तरफ गोली मारने के बाद आरोपी युवक वहां से फरार हो गया। घटना दिल्ली के नंद नगरी इलाके में सोमवार शाम 7 बजे के करीब हुई, लेकिन जैसे ही दिल्ली पुलिस को इस मामले की सूचना मिली, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और आरोपी युवक, जिसका नाम कासिम है, उसको गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता और आरोपी कासिम पड़ोसी हैं। पड़ोस में ही ठीक मकान के साथ में ही जो कासिम नाम का शख्स है वो रहता है। 19 साल के आसपास उसकी उम्र है और मोबाइल शॉप का काम करता है। गोलीकांड की सूचना के बाद घटनास्थल पर दिल्ली पुलिस के साथ साथ फॉरेंसिक की टीम भी पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल को कॉर्डन ऑफ करके हर सबूत को इकट्ठा किया ताकि बाद में केस कमजोर न हो। और दिल्ली में हुए इस गोलीकांड में लव ट्रायंगल की बात कही जा रही है। गोलीकांड के बाद पुलिस जहां मामले को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश में लगी है, तो वहीं पड़ोसियों ने भी कई दावे किए हैं और पूरे मामले में पहले धमकी और फिर जान लेने के इरादे से गोली मारने का आरोप लगा रहे हैं। आपस में इनके झगड़े पहले भी 1 तारीख को हुए थे। धमकी दिया था लड़के ने और अब 6 तारीख को इन्हें गोली चला दी। पड़ोसियों के मुताबिक दोनों में दोस्ती थी, लेकिन लड़की बीते कुछ दिनों से किसी और युवक से बात करने लगी थी, जिससे आरोपी कासिम बेहद नाराज था। पुलिस इस एंगल पर भी अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। गोली मारने की वजह निकलकर सामने आई है कि जो पीड़ित लड़की है वो किसी और लड़के से फोन पर बात कर रही थी और इस बात की जानकारी जब कासिम को लगी तो वो गुस्से में आ गया। युवक को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं पीड़ित नाबालिग का बयान भी पुलिस दर्ज करेगी ताकि घटना के पीछे की असल वजह सामने आ सके। और जापान ने लॉन्चिंग के बाद अपना ही रॉकेट नष्ट कर दिया। जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा ने अंतरिक्ष में अपना नया रॉकेट ध्वस्त कर दिया। जापान के मिड रेंज रॉकेट H3 की लॉन्चिंग तो ठीक हुई थी, लेकिन उसका सेकंड स्टेज का इंजन नहीं खुला। ये रॉकेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लेकर जा रहा था, जिसे अंतरिक्ष में विस्फोट करके उड़ा दिया गया। ब्रिटेन की स्पेस साइंटिस्ट डॉक्टर मैगी एडोरिन को उनके जैसी दिखने वाली बाबी से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें अंतरिक्ष में उनकी उपलब्धियों के साथ साथ लड़कियों के लिए स्पेस साइंस को सरल और आकर्षक बनाने के लिए दिया गया। नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका को धमकी दी। किम जोंग उन की बहन ने कहा कि उत्तर कोरिया की परीक्षण मिसाइलों को मार गिराने के किसी भी कदम को युद्ध की घोषणा माना जाएगा। साथ ही बढ़ते तनाव के लिए अमेरिका और दक्षिण कोरिया के संयुक्त युद्धाभ्यास को जिम्मेदार बताया। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी क्षेत्र में जंगल की आग की चेतावनी जारी की गई है। सिडनी समेत कई इलाके भीषण हीट वेव की चपेट में हैं और वहां पिछले 2 सालों में अब तक का सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया जा रहा है। यूक्रेन की सेना रूसी सेना के कब्जे से बाखमुत को बचाने में जुटी हुई है। डोनेट्स्क के चासिव यार में रूस लगातार बमबारी कर रहा है। डोनेट्स्क से आई जंग की ताजा तस्वीरों में टैंकों के साथ यूक्रेन के सैनिक तैनात दिखाई दिए। अब यूपी के अलीगढ़ में होली से एक दिन पहले हलवाइयों की अब्दुल करीम मस्जिद को रात के समय तिरपाल से ढक दिया गया। बताया गया कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि रंगों से मस्जिद को बचाया जा सके और इसके लिए पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और मस्जिद की दीवारों को तिरपालों से ढकती नजर आई। इस दौरान वहां मौजूद अधिकारी तिरपाल लगा रहे लोगों को निर्देश देते नजर आए। बताया गया कि पिछले 6-7 सालों से वहां लगातार इसी तरह से मस्जिद को होली से ठीक एक दिन पहले ढक दिया जाता है ताकि रंगों की वजह से किसी तरह का विवाद न हो और पूरे इलाके में शांति बनी रहे। होली होती है, तमाम लोग होली खेलती हैं यहाँ पे, हम लोग उस चीज़ की देखभाली करते हैं यहाँ पे। और चौराहे पे सब्जी मंडी पे हलवागियान मस्जिद है, इस मस्जिद को जो है वो ढकवा दी जाती है और हम भी लोग उसको ढकती हैं। इसकी एहतियाती बरती, उसकी वजह ये एहतियाती कि वो नमाज की जगह है, एक पाक साफ जगह है, उसको मतलब ये कहने का उसकी पूरी सहूलियत बनाई जाती है उसकी। फिर शासन भी इसमें हमारा साथ देती है। जिस इलाके में ये मस्जिद है वो काफी संवेदनशील माना जाता है। यही वजह है कि प्रशासन किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहता, लिहाजा रंग और गंदगी से बचाने के लिए मस्जिद को पहले ही ढक दिया जाता है। वजह ये होली पे गंदगी ना फैले, रंग ना पड़े। ना इससे पहले नहीं ढकी जाती है, 5-4 साल से ढकी जाती है।
ये भी बताया जा रहा है कि जब से यूपी में योगी सरकार आई है तब से एहतियातन ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इलाके में शांति व्यवस्था बनी रहे। यूपी के अलीगढ़ में होली के मौके पर आज एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच झड़प हो गई। जिस वक्त दोनों पक्ष आपस में भिड़े उस समय वहां पुलिस वाले मौजूद थे जिन्होंने किसी तरह लड़ाई कर रहे लोगों को अलग किया और समझाकर उन्हें शांत किया। इसके बाद दोनों पक्षों के लोगों को बिठाकर बातचीत की गई जिससे इलाके में तनाव कम किया गया। सब्जी मंडी चौराहे पे होली खेली जा रही थी, जिसमें यहीं पे होली खेलते हुए एक ही समुदाय के दो लोगों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ। बाद में आपसी इनकी बातचीत से लड़ाई झगड़ा खत्म हुआ। मौके पे शांति व्यवस्था कायम है और होली का त्यौहार खेला जा रहा है। किसी प्रकार की कोई बात मौके पे नहीं। इन दोनों पक्षों को बिठा के बात की गई है। अभी आगे मौके पे शांति है, अभी दोनों पक्षों से बात की जाएगी। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का नाम अक्सर तब सामने आता है जब कोई नया अंतरिक्ष मिशन लॉन्च होता है या कोई नई सैटेलाइट लॉन्च की जाती है। लेकिन इस बार इसरो कुछ अलग करने जा रहा है। इसरो अंतरिक्ष में मौजूद MT1 यानी मेगाट्रॉपिक्स 1 नाम के सैटेलाइट को वापस धरती पर लाने के चुनौतीपूर्ण मिशन में जुटा है। इसके लिए पहले तो इस सैटेलाइट को पृथ्वी की निचली कक्षा में प्रवेश करवाया जाएगा और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद MT1 सैटेलाइट को प्रशांत महासागर में गिराया जाएगा। इसरो का कहना है कि अगर इस सैटेलाइट को उसकी मौजूदा कक्षा में छोड़ दिया गया तो वो 100 साल तक धरती के चक्कर लगाता रहेगा, लेकिन ईंधन खत्म हो जाने के बाद उसके टूटने और किसी दूसरे सैटेलाइट से टकराने का खतरा बढ़ जाएगा। इसीलिए इसरो ने MT1 सैटेलाइट को नियंत्रित तरीके से पृथ्वी के वायुमंडल में वापस लाने की योजना बनाई है। हालांकि पृथ्वी पर वापसी के दौरान ये सैटेलाइट हादसे का शिकार भी हो सकता है और टूट भी सकता है। यही वजह है कि इसको गिराने के लिए प्रशांत महासागर में एक निर्जन स्थान को चुना गया है ताकि हादसा होने पर किसी तरह के नुकसान के जोखिम को कम किया जा सके। MT1 सैटेलाइट को इसरो और फ्रांस की स्पेस एजेंसी CNEC ने मौसम की जानकारी पाने के लिए 12 अक्टूबर 2011 को लॉन्च किया था। उस वक्त बताया गया था कि यह सैटेलाइट 3 वर्ष तक अंतरिक्ष में रहेगा और मौसम की जानकारी देगा। लेकिन MT1 सैटेलाइट अगले 10 वर्ष यानी 2021 तक काम करता रहा और मौसम से जुड़े डेटा भेजता रहा। इन दिनों ब्रिटेन के दौरे पर गए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरने के लिए विदेशी जमीन से एक के बाद एक विवादास्पद बयान देने में जुटे हैं। इस बीच राहुल गांधी ने लंदन में हाउस ऑफ पार्लियामेंट के परिसर में ब्रिटिश सांसदों से मुलाकात की, जहां उन्होंने एक बार फिर बीजेपी और RSS पर निशाना साधा। और बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भारतीय संसद में विपक्षी नेताओं को दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में बोलने की आजादी नहीं है और संसद में उनके माइक्रोफोन बंद कर दिए जाते हैं। राहुल गांधी यूके के प्रमुख थिंक टैंक चैथम हाउस में आयोजित एक कार्यक्रम में भी शामिल हुए, जहां उन्होंने RSS को फांसीवादी संगठन करार दे दिया। One organization called the RSS, fundamentalist fascist organization, has basically captured pretty much all of India's institutions. And maybe for those who don't know, can you explain what the RSS is? RSS is you can call it a secret society. It's built along the lines of the Muslim Brotherhood, and the idea is to use the democratic contest to come to power and then subvert the democratic contest afterwards. राहुल गांधी यही नहीं रुके, वो यहाँ तक कह गए कि RSS ने देश की कई अहम संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। And it shocked me at how successful they've been at capturing the different institutions of our country. The press, the judiciary, parliament, election commission, all the institutions are under pressure, under threat, and controlled in one way or the other. So RSS के साथ बीजेपी को घेरते हुए राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर भी निशाना साधा और 2024 के चुनावों के लिए सीधा चैलेंज कर दिया।
राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी को ये विश्वास है कि वो हमेशा सत्ता में रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है और ये कहना कि कांग्रेस चली गई है, ये बिल्कुल हास्यास्पद विचार है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस भी कई सालों तक भारत में सफलतापूर्वक सत्ता में रही और ये कहना कि कांग्रेस का अंत हो गया है, ये बेतुका ख्याल है। बीजेपी के 10 साल के शासन से पहले कांग्रेस 10 साल सत्ता में रही थी और अगर आप इसे ठीक से देखें तो आजादी से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी ने ज्यादा समय तक देश संभाला है। राहुल गांधी ने इस दौरान नोटबंदी और किसान आंदोलन के मुद्दे पर भी मोदी सरकार को घेरा। So the conversation, the voice that was free flowing, the debates, those have all stopped. Some of the biggest decisions taken, demonetization, which is demonetization of the Indian currency, we were not allowed to debate in Parliament. Right? The farmers' bills, where large numbers of farmers were out in the street, we were not allowed a conversation in Parliament. The GST, we were not allowed. When Chinese troops entered our territory, we were not allowed to have a conversation in Parliament. बातचीत के दौरान राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा को एक बड़ी उपलब्धि बताया। It's transformational, certainly for the party, because it gave tremendous energy to our party workers, but it was also transformational for a lot of the people who are coming. And the powerful thing about it was the physical contact. इस दौरान राहुल गांधी ने एक बार फिर चीन के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों पर सवाल खड़े किए, जिस पर बीजेपी ने भी इधर सवाल पूछ लिया कि आखिर विदेश जाते ही राहुल गांधी को हो क्या जाता है। बीजेपी ने राहुल पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत की जनता उन्हें यहाँ सुनना ही नहीं चाहती, इसलिए अब वो विदेश की जमीन से अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। लेकिन राहुल को ऐसा नहीं करना चाहिए और वो बार बार विदेशी जमीन से भारत का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने लंदन में अपने भाषणों में भारत के लोकतंत्र, भारत की संसद, भारत की जनता, भारत की राजनीतिक व्यवस्था, भारत की न्याय व्यवस्था और भारत की सामरिक सुरक्षा सबका अपमान किया है। इसके साथ ही बीजेपी ने राहुल के बयान को बचकाना करार दिया और तंज कसा की सत्ता के वियोग में कांग्रेसी नेता अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। लेकिन वह केवल देश को दुनिया में बदनाम करना, देश के अच्छे संगठनों को दुनिया में बदनाम करना, ये कांग्रेस का फैशन बन गया है। बेचैन है, सत्ता के वियोग में है, सत्ता नहीं मिल रही है कांग्रेस को, इसके कारण से उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, उनका मानसिक संतुलन सबका बिगड़ा हुआ। बीजेपी नेता यही नहीं रुके। शहजाद पूनावाला ने तो राहुल गांधी के ब्रिटेन दौरे की एक तस्वीर सोशल मीडिया में शेयर कर दी, जिसमें ब्रिटेन दौरे पर गए राहुल गांधी के मंच पर एक पाकिस्तानी प्रोफेसर उनके ठीक पीछे खड़ा नजर आया। तस्वीर सामने आने के बाद राहुल गांधी पर सवालों की बौछार हो गई और बीजेपी ने इस मामले में सीधे कांग्रेस से स्पष्टीकरण मांग लिया। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने तस्वीर ट्वीट करते हुए पूछा कि राहुल जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है? हमें याद है कि कैसे मणिशंकर अय्यर पीएम मोदी को हटाने के लिए पाकिस्तानी हस्तक्षेप चाहते थे। अब राहुल गांधी भारत में विदेशी हस्तक्षेप चाहते हैं। कमाल मुनीर के साथ मंच साझा करते हुए भारत के बारे में झूठ फैलाते हैं। ये व्यक्ति कौन है, ये स्पष्ट है, शर्मनाक। बताया गया कि राहुल गांधी के साथ मंच पर जो व्यक्ति मौजूद था वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गुजरात के समुद्र में ईरान से आ रही एक संदिग्ध बोट को पकड़ा गया है, जिस पर करोड़ों रुपए की ड्रग्स रखी हुई थी। अरब सागर में इस ऑपरेशन को इंडियन कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस की टीम ने मिलकर अंजाम दिया। इस साझा अभियान में 425 करोड़ रुपए के ड्रग्स के साथ एक ईरानी नाव को पकड़ा गया है। बताया गया कि ईरान से आ रही नाव पर 61 किलोग्राम हेरोइन रखी हुई थी। गुजरात एटीएस को ड्रग्स लेकर आ रही ईरानी नाव के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद गुजरात एटीएस ने इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और ड्रग्स लेकर आ रही ईरानी नाव को पकड़ लिया। कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस की टीम ने नाव पर सवार 5 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच और पूछताछ के लिए नाव को गुजरात के ओखा ले जाया गया है और महिला अग्निवीरों के नए बैच को बेंगलुरु में ट्रेनिंग दी जा रही है।
बेंगलुरु में कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में महिला अग्निवीरों की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। ट्रेनिंग के बाद 25% महिला सैनिकों की सर्विस 4 साल के बाद भी जारी रहेगी। 31 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद महिला अग्निवीरों की मिलिट्री पुलिस में तैनाती होगी। देश में आज 5वां जन औषधि दिवस मनाया गया। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय जन औषधि योजना ने करोड़ों लोगों की इलाज की चिंता दूर की है। 2015 में देश भर में सिर्फ 80 जन औषधि केंद्र थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 9000 से ज्यादा है। इस मौके पर मुंबई के पवई में 50,000 दियों से एक खास तस्वीर बनाई गई। यूपी के हापुड़ में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद फैक्ट्री में एक जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिसमें फैक्ट्री की छत तबाह हो गई। आग इतनी भयंकर थी कि उसे बुझाने के लिए हापुड़ के अलावा मेरठ, गाजियाबाद से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलानी पड़ी। दिल्ली में लाल किले के पास लूट की वारदात का एक वीडियो सामने आया है। मोटरसाइकिल सवार से बदमाशों ने 40 लाख रुपए लूटे। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 38 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। देश के ज्यादातर हिस्से इन दिनों 3 तरह के वायरस के ट्रिपल अटैक से बेहाल हैं और ये तीनों ही वायरस हर उम्र के लोगों को तेजी से अपनी चपेट में ले रहे हैं। लेकिन इनका सबसे बुरा असर छोटे बच्चों को बीमार बना रहा है। मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक देश के अलग अलग हिस्सों में इन दिनों 3 तरह के वायरस तेजी से बढ़ रहे हैं। पहला कोरोना वायरस है, जो पहले से ही मौजूद है और बदलते मौसम के साथ एक बार फिर कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। दूसरा है एडिनो वायरस, जो खास तौर पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों और 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को अपना शिकार बना रहा है। और तीसरे वायरस का नाम है H3N2, जो 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। एक महीने से ऑलमोस्ट 50% इंक्रीज है पेशेंट्स में, स्पेशली जो कोल्ड का फीवर से आ रहे हैं, जिसमें फीवर तो फिर भी रिस्पॉन्ड कर जाता है। विद इन एक्सपेक्टेड गाइडलाइंस ऑफ 7 डेज में फीवर ठीक हो जाता है। बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनमें कफ जो है 3-4 हफ्ते आराम से चल रहा है। एडिनो वायरस का सबसे बुरा असर अभी पश्चिम बंगाल में देखा जा रहा है, जहां जनवरी से अब तक करीब 60 बच्चे जान गंवा चुके हैं। अब ये वायरस देश के दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में भी बच्चों का दुश्मन बनने लगा है। और डॉक्टरों का कहना है कि सर्दी और गर्मी के बीच का ये बदलता मौसम वायरस को पनपने और फैलने में मदद करता है। इसीलिए फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में वायरस, बुखार, सर्दी, खांसी और सांस से जुड़ी बीमारियों के मरीज बढ़ जाते हैं। और यही वजह है कि दिल्ली एनसीआर समेत देश के तमाम हिस्सों में अस्पतालों की ओपीडी वायरल फीवर, खांसी और जुकाम के मरीजों से भरी पड़ी है। साधारण फ्लू जैसे लक्षणों के साथ लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन 3 तरह के वायरस ने इस बार डॉक्टरों के साथ मरीजों को भी कंफ्यूज कर दिया है, क्योंकि अक्सर लोग जिसे सीजनल बुखार या जुकाम समझ रहे हैं, वो असल में एडिनो वायरस या H3N2 का संक्रमण साबित हो रहा है। हमको इंडिस्क्रिमिनेट यूज एंटीबायोटिक का नहीं करना है। हमको डॉक्टर की सलाह लेनी है अगर 5 दिन से ज्यादा बॉडी एक और फीवर रहे। Z News.